हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिस सेट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों। आज की डेट में 112 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी है। आइए दोस्तों, आज का सेट जो 24 है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो 101 से शुरू है। इसके प्रीवियस में यूथ कंपटीशन वाला जो मैं प्रैक्टिस सेट कल से ले आ रहा हूं दोस्तों, उसका एक पार्ट आ चुका है। इन पावर पॉइंट स्लाइड शॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर व्हिच मेनू। पावर पॉइंट स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेनू में पाई जाती है? फाइल, टूल, व्यू, एडिट। दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊं, ये जब हम लोग इसको डिस्कस करते थे दोस्तों, तो सबसे ऊपर क्या रहता था? सबसे ऊपर बताइए, इसके नीचे क्या रहता था? फिर यहां ये वाला पोर्शन क्या रहता था? फिर ये तो वर्किंग एरिया हो गया, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इस तरीके आपको याद रखना है। तो सबसे ऊपर क्या रहता था और नीचे क्या रहता था? बताइए, नीचे से स्टार्ट करूं कि ऊपर से स्टार्ट करूं? ठीक है, देखिए यहां पे है ये स्टेटस बार। ये क्या है दोस्तों? स्टेटस बार। याद करिए, ये दोस्तों स्क्रॉलर लगा रहता था अपर नीचे, मतलब अप डाउन करने के लिए, और इधर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता था। याद आया कुछ? यहां पे जूम इन जूम आउट ये सब लगा रहता था। इसको छोड़िए, यहां पे होता था दोस्तों ये वाला पूरा रिबन होता था, रिबन। ठीक है, ध्यान आया? और यहां पे स्लाइडें जो आप बनाते हैं वो खुल के आती है, और इसके बगल में भी स्लाइड शो होता है, जो थंबनेल होता है, यहां पे ए भी दिखता रहता है। तो दोस्तों जो व्यू, फाइल, ये सब मेनू बार में होता है। कहां पे होता है दोस्तों? मेनू बार। याद आया? आप मेनू बार, मेनू बार में ही यहां पे आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, और इसे कहते हैं दोस्तों टाइटल बार। अब समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? ऊपर टाइटल बार, जिसमें अंडू, रीडू, ये वाली बटन, यहां याद आया? इस तरीके की बटन, यहां पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस की बटन, ये सब यहां पे विंडो वाली बटन, फाइल, इसके नीचे ध्यान रखिएगा। ये जब तक दोस्तों तैयार नहीं होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें यदि प्रॉब्लम आती है तो प्लीज थ्योरेटिकल वीडियो देखिए। और देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन गलत होने की इसमें संभावनाएं बहुत बनी रहती है। ये मेरे स्टूडेंट है, आप ये गलती नहीं करिएगा। पूरा का पूरा डायग्राम पे रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइनमेंट बटन। अलाइनमेंट बटन आर द अवेलेबल ऑन द। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार की नॉन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? फॉर्मेटिंग टूल बार। इसको फिर से डिस्कस करते हैं। जब तक दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आ नहीं जाता, तब तक हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए यहां पे जो पोर्शन ये रिबन होता है, यहीं पे होता है ये, यहां पे लेफ्ट वाला ऐसे ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट, लेफ्ट वाला। ये मिडिल वाला ऐसे बना रहता है, ये मिडिल। ठीक है, मिडिल। ये वाला राइट वाला, ये राइट। और एक और रहता है दोस्तों, एक और रहता है जो बराबर बराबर रहता है, ये जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई। याद आया? आप याद आया? कहां पे होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। ध्यान आया? यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन दी। कहां पे है? फॉर्मेटिंग टूल बार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which command is used to start a slide show? स्लाइड शो। अरे ये तो बिल्कुल से सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो
स्लाइड स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो। हाँ, इसको और भी तरीके हैं जिसको F5 बटन यदि आप प्रेस कर देते हैं, F5 बटन प्रेस करते हैं तब भी स्लाइड शो ऑन हो जाता है। ठीक है, एडिट फाइल टूल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं उड़ा दीजिए दोस्तों क्वेश्चनों का। ऐसे देखिए, सी इज डैश लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक डैश स्तरीय क्रमादेशन भाषा है। दोस्तों बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अ हाई, अ लो, अ असेंबली, अ मशीन। तीन चीज सिर्फ आपके सामने डिस्कस करता हूं। कौन कौन से? एक तो असेंबली, ध्यान रखिएगा। कौन सा? असेंबलर, पहले समझिएगा। असेंबलर देखिए ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। मींस यही तो ऑप्शन सही है। अ हाई, अ लो, एन असेंबली, अ मशीन। मींस की सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक अब तीन चीजें मैंने बताया ना, एक असेंबलर की बात करूंगा, दूसरा कंपाइलर की बात करूंगा, ठीक है, तीसरा इंटरप्रिएटर की बात करूंगा। किसका बात करूंगा? इंटरप्रेटर की बात करूंगा। अब समझिए दोस्तों, असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी, जो न्यूमोनिक कोड पे लिखी हुई, अगर असेंबली लैंग्वेज आता है फर्स्ट जनरेशन में तो वो भी सही है। ध्यान रखिएगा, वो भी सही है। असेंबली लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन भी सही है, लेकिन बेसिकली ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग थी फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जाता है तो वहां से फर्स्ट सही है। मैं नहीं कहता कि ऑप्शन में फर्स्ट आए तो नहीं लगाइए, फर्स्ट लगाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। दूसरा कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये कंपाइलर का काम। एज अ पेज बाय पेज मतलब पेज बाय पेज का, एक ही समय में एक पेज को पूरा कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है, इसलिए कंपाइलर बहुत फेमस हुआ। समझिए, इंटरप्रिएटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये दोस्तों ये मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और हर एक लाइन में ये एक और काम करता है, चेक का काम करता है। मतलब ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही यूजफुल कौन हुआ? इंटरप्रिएटर हुआ। तो कौन सा सही है? सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, सी किस में आएगी? सी आएगी दोस्तों थर्ड जनरेशन में। ध्यान रखिएगा, थर्ड जनरेशन में आएगी सी। अगर दोस्तों इस तरीके पूछा जाए कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट जनरेशन में मींस की मशीन लेवल लैंग्वेज, इस तरीके के क्वेश्चन यदि आए तो बिल्कुल करेक्ट। ठीक, आगे बढ़िए। द बोर्ड प्लॉट इज अप्लीकेबल टू। बोर्ड प्लॉट निम्न में से किस पर लागू होता है? मिनिमम फेज नेटवर्क, ऑल फेज नेटवर्क, मैक्सिमम फेज नेटवर्क, नॉन ऑफ दीज। मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों मिनिमम फेज नेटवर्क इसका सही होगा, बोर्ड फेज वाले का। क्योंकि दोस्तों जो बोर्ड प्लॉट होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, बोर्ड प्लॉट मिनिमम फेज नेटवर्क पर लागू होता है। यह फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सिस्टम का ग्राफ होता है। किसका? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सिस्टम का एक ग्राफ होता है, जो बोर्ड मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख लीजिए, इसको इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन भूले न। मैग्नीट्यूड और बोर्ड फेज का मिश्रण होता है। मैग्नीट्यूड एंड बोर्ड फेज का मिश्रण होता है दोस्तों। क्या होता है? ये मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोर्ड मैग्नीट्यूड एंड बोर्ड फेज का ये मिश्रण होता है। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी का लघु गुणक के सापेक्ष ये प्रदर्शित
होता है, मींस मिनिमम फेज नेटवर्क है दोस्तों। द ब्रॉड प्लॉट इज एप्लीकेबल टू मिनिमम फेज नेटवर्क, ऑल फेज नेटवर्क, मैक्सिमम फेज नेटवर्क, नन ऑफ दी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI मॉडल लेयर which provides error free delivery of data is OSI मॉडल वह लेयर है जो डाटा की एरर फ्री डिलीवरी करती है, को कहा जाता है डाटा लिंक, नेटवर्क लिंक, सेशन लिंक, ट्रांसपोर्ट। अरे दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसपोर्ट लिंक। ठीक है, अब समझिए, थोड़ी सी बातें फिर से डिस्कस करूंगा। यहां पे OSI मॉडल आया है ना, OSI मॉडल, आपको मैं OSI मॉडल याद करवाया था, याद है? आप मेरा कोड याद करिए, यहां पे जो मैं बताया था, आप ST नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये मेरा कोड है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। OSI मॉडल की सातों लेयर से कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप बायल नहीं जाएंगे। कौन कौन सा देखिए, मैं क्या कहा, पहला यहां पे, इस पे आ जाइए। अब पहला फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर याद आया। दूसरा ये देखिए, ये क्या है, ये है दोस्तों P, ये क्या है, ये है D, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। तीसरा दोस्तों नेटवर्क लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथा बताइए, नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट, जो क्वेश्चन का आपका आंसर सही है T। चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा है दोस्तों सेशन लेयर, पांचवा है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद बताइए आप, मींस एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आप ए आया ना, और यहां पे क्या आया, P आया। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, यहां पे लिखिए प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और इसके बाद सबसे ऊपर 7वें नंबर पे एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। याद हुआ दोस्तों? आंख मूंद कर याद होगा दोस्तों, आंख मूंद कर। ये तीन नीचे वाली को लिख लीजिए लोअर लेयर, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेयर बोलते हैं। अभी इससे और भी क्वेश्चन आएंगे, धुआं उड़ा दीजिएगा बिल्कुल। ये लास्ट ऊपर वाली 3 लेयर को लिख लीजिए अपर लेयर, अपर लेयर। और ये आप जानते हैं बचा बीच में, इसको बोलते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर। अब बताइए कौन सा सही है आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां, पर्सनल कंप्यूटर से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को निम्न में क्या कहा जाता है, रैम चिप, रोम चिप, रजिस्टर की मैग्नेटिक। दोस्तों रोम चिप कहा जाता है, कितनी बार इसको मैं पढ़ा चुका हूं, रोम चिप। देखिए रोम, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है फर्मवेयर। ठीक है, सॉरी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो रोम का जो बेस्ट एग्जांपल है, रोम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बायोस। उल्टा तीर लगा दिया हूं दोस्तों, थोड़ी सी उल्टा, इसको मैं सही कर लेता हूं। ठीक है, रुकिए, इसको हटाइए। ठीक, देखिए रोम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, बायोस। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बायोस। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक है, बेसिक इनपुट ये लिखा हुआ है। अब समझिए पूरी बात का। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बायोस है। और जब आप सिस्टम को खरीद के लाते हैं, ध्यान रखिए, सिस्टम को जब खरीद के लाएं वो एक डिब्बे के समान होता है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो आप क्या करते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो किसके तहत होता है, वो इसी के तहत होता है, रोम में ही प्रोग्रामिंग होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट के तहत। जिसका बेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो होता है फर्मवेयर। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, फर्मवेयर। फर्मवेयर ये सिस्टम चेकिंग का काम करता है, सिस्टम चेकिंग का काम करता है, मींस कहिए एक तरीके से हार्डवेयर, ठीक है। सब कुछ सही है तो फिर उसके बाद इसमें विंडो जो है बायोस के तहत बूट होती है, इंस्टॉल होती है। और दोस्तों जो विंडो इंस्टॉल होती है वो कहां पे जाती है, वो हार्ड डिस्क पे सेव होती है। और जब सिस्टम ऑन होता है तो वो कॉपी होती है, मींस बूट होती है रैम में। ध्यान रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये यहां है रैम और ये यहां है हार्ड डिस्क या एसएसडी, जो भी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये यहां पे क्या होता है, लोड होता है और फिर से सिस्टम बंद करते हैं तो फिर से ये आ जाता है हार्ड डिस्क पे। इतनी चीजें समझ में आई। इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, परिवर्तनशील मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, अपरिवर्तन, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और रोम कैसा है, रोम है नॉन वोलाटाइल। क्या है दोस्तों, नॉन वोलाटाइल, मींस कि इसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, वो है रोम चिप। रहता तो देखिए प्राइमरी मेमोरी की तरह है, लेकिन काम कैसा कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी की तरह। समझ में आया, इतने आगे बढ़ता हूं। इसका दोस्तों हर बार मैं डिस्कस किया हूं कि इससे कभी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, program which translate an assembly language program into binary machine language is known as। एक assembly language program की binary machine language में परिवर्तित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, अभी अभी डिस्कस किए, assembler, translator, interpreter, compiler। दोस्तों क्या कहते हैं, assembler कह लेते हैं। assembler का काम क्या है, assembler का काम क्या है, ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो किस पे लिखी होती है, न्यूमोनिक कोड पे लिखी होती है। किस पे, न्यूमोनिक कोड पे, न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती है। जो किस जनरेशन की लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। इसको असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। मींस की मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है दोस्तों, मींस की 0-1 की लैंग्वेज, मींस की बाइनरी लेवल लैंग्वेज। समझ में आया, मींस की लो लेवल लैंग्वेज। समझ में आया, ये है असेंबलर। वहीं पे हम कंपाइलर के बात करते हैं दोस्तों। कंपाइलर क्या काम था, कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पेज, एक बार में एक पूरा पेज। इंटरप्रेटर क्या, इंटरप्रेटर कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। दोस्तों एक बार में लाइन को एक लाइन को कन्वर्ट करता रहता है, उसकी चेकिंग भी करता है। इसलिए ये दोस्तों ये जो है प्रोग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रोग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो ट्रांसलेटर है। समझ में आया, ओ सॉरी यहां पे लिख गया, देखिए कहां पे लिखा जा रहा है, ये है ना, ये ठीक, ये है प्रोग्रामर के लिए। समझ में आया, मींस की इंटरप्रिएटर प्रोग्रामर ओरिएंटेड जो है सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको हर एक लाइन में दोस्तों पता चलता रहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा देखिए दोस्तों, इस तरीके की मुझसे कभी भी मिस्टेक हो जाए तो उसको गलत मत मानिए, क्योंकि देखिए यहां पे लाइट का फोकस बहुत होता है, तब आपके पास जो वीडियो जाती है वो क्लियर जाती है। मेरी आंखें तक नहीं काम करती है कि ऑप्शन में बाकायदे जो है कौन सा ऑप्शन कहां पे है।
ठीक है, एक झलक में देखता हूं, जैसे देखिए इस एक ही तरीके के वर्ड है तो मार्कर वहां पे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। हाँ, एडीएसएल मीन्स, एडीएसएल से तात्पर्य है एनालॉग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिस्टेंट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही है वो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सही है। मींस की अब इसमें थोड़ी सी बात करिए, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिजिटल सूचनाओं को उच्च बैंडविड्थ, मतलब कि हाई बैंडविड्थ, ठीक है, नोट कर लीजिए, हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ के टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट कर सकते हैं। किससे दोस्तों? टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट कर सकते हैं। एडीएसएल ऑलवेज ऑन मींस की ऑलवेज ऑन सेवा प्रदान करता है। एडीएसएल यूटीएस टीएस मानक द्वारा प्रमाणित है। किससे प्रमाणित? मैंने बताया एडीएसएल जो है दोस्तों, एडीएसएल वो आईटीयूटीएस से क्या है? ये वेरीफाइड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। द एब्रीविएशन ऑफ ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पहला ही ऑप्शन सही है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कितनी बार पढ़ चुके हैं। इसमें कितनी लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। अभी अभी 7 लेयर को डिस्कस कर चुका है, इसलिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, इसमें कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? देखिए, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। याद आया? 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे के 3 क्या कहते हैं? नीचे के 3 को बताइए, नीचे के 3 को लोअर, अपर और ये मिडल। ठीक है, नीचे पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्रिप्शन इसका, ये तो उसी के ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनसाइड द कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार का कार्य करता है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत ये काम करता है। मींस की कहा जाए तो यह एक क्या है? यह एक सर्किट बोर्ड है। यहां पे लिखता हूं, यह क्या है दोस्तों? यह एक सर्किट बोर्ड है, यह एक सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड कहिए, कार्ड कहिए, चाहे जो कहिए, ठीक है, चाहे जो नहीं, सर्किट बोर्ड कार्ड कहिए, सही होता है। जो कंप्यूटर में लगा होता है जिससे नेटवर्क जुड़ता है। क्या जुड़ता है दोस्तों? नेटवर्क जुड़ता है। तो नेटवर्क किस पे जुड़ता है? डाटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जुड़ता है, मींस अटैच होता है। ठीक है, एनआईसी एक डेडिकेटेड फुल टाइम नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। क्या करता है? डेडिकेटेड फुल टाइम नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। फुल टाइम नेटवर्क कनेक्शन फुल टाइम नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। यह डाटा लिंक लेयर के अंदर काम करता है, मैं आपको ये बताया ही दोस्तों। अगर मैं इसके दोस्तों डायग्राम की बात करूं एनआईसी कार्ड की, तो यहां पे देखिए, ये है मेरे पास सीपीयू, ध्यान रखिएगा। इसके बैक साइड में जाइएगा, आप लैपटॉप मत खोल के बैठिएगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा ऐसे ऐसे 2 बॉक्स होता है, यही होता है एनआईसी, ठीक है। जाके सीपीयू में देखिए, यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर द नेसेसरी टू द एड्रेस 2 मेगाबाइट्स 2048 के ऑफ मेमोरी। 2 मेगाबाइट मेमोरी के एड्रेस के निर्धारण हेतु कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता है? 20, 21, 19, 11। तो दोस्तों 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द हाई स्पीड मेमोरी इज अ कंप्यूटर, इस कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी है। सीपीयू रजिस्टर है, रैम है, हार्ड डिस्क है कि सीडी रोम है। अब मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये वाला ग्राफ यदि आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छी से इसका फिलहाल ऑप्शन सीपीयू रजिस्टर समझिएगा। यहां पे मैं क्या लिखता था, सीपीयू रजिस्टर, या तो रजिस्टर कहिए या इसी को सीपीयू मेमोरी कहिए, ठीक है, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आता है उसके बाद कैच मेमोरी, क्या आता है दोस्तों, कैच मेमोरी, ठीक है, कैच मेमोरी। इसके बाद आता है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आता है दोस्तों हार्ड डिस्क, या तो फ्लैश ड्राइव यहां लिख सकते हो, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, जो ईईपी रोम का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। या तो हार्ड डिस्क से चलिए लिख देते हैं, उसको हटा देता हूं, और यहां पे टेप ड्राइव वगैरह। देखिए अगर हम ऊपर से नीचे को जाते हैं तो ऊपर से नीचे को कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती मींस कि सबसे कम जो मेमोरी स्पेस है वो सीपीयू रजिस्टर का है, जो दोस्तों इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। किसका सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जो दोस्तों बहुत फास्ट होता है, ठीक है, जो बहुत फास्ट होता है। इसलिए देखो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा तो मेमोरी का मेमोरी स्टोरेज सबसे कम। उसके बाद कैच आता है, कैच क्या है, ये कंप्यूटर की स्पीड को इनहेंस करता है, मींस बढ़ाता है। इसके 3 टाइप से बता चुका हूं, L1 L2 L3। तो ये क्वेश्चन यहां से पूरा क्लियर हो रहा है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाटा स्ट्रक्चर्स एसेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड। डाटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड की केवल एक बार संचारण और प्रसंस्करण कहलाती है। सॉर्टिंग कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं, इंसर्टिंग दोस्तों ट्रवर्सिंग कहते हैं, इसको ध्यान है, ट्रवर्सिंग कहते हैं एक बार में आगे को बढ़ाना। मींस डाटा का ढांचा तैयार करने के लिए लॉन्ग आवृत्ति की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेशन में ध्यान रखिएगा 1/n फ्रीक्वेंसी, 1/n फ्रीक्वेंसी का प्रयोग अधिक होता है। इंसर्शन ढांचा के नए जो भी वितरण को जोड़ने के लिए इसमें किया जाता है, मींस ट्रवर्सिंग। इसका बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ माइक्रोप्रोसेसर 1 मशीन साइकिल इज इक्वल टू 1 क्लॉक साइकिल। 1 क्लॉक साइकिल कंसिस्ट ऑफ द several machines. 1 machine cycle consists of several clock. 1 machine cycle is always less than 1 clock cycle. दोस्तों ये बिल्कुल सही है। 1 machine cycle consists of several clock cycle. दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर 2 तरीके के होते हैं, 8085 एंड 8086, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। हाँ, 8085 के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। माइक्रो प्रोसेसर एक क्या है दोस्तों, जानते ही हैं आप कि एक तरीके से, अच्छा माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है, लिख लीजिए, प्रोग्रामेबल डिवाइस होते हैं। अभी अभी मैंने सीपीयू वाली बात बता ही दिया। या 4 से 16 बिट तक लंबाई के वर्ड हैंडल करता है। कितना बताया मैंने, 4 से 16 बिट तक की लंबाई के वर्ड हैंडल करता है। ये थंडर्स कंप्यूटर के शब्दों में अलग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में 1 से 30 तक, ध्यान रखिएगा, 1 से 30 तक आईसीज
आईसीज हो सकते हैं। इसमें एएलयू, रजिस्टर, रैम, डेटाबेस तथा रोम्स होती हैं। क्या क्या नाम लिया? अब इसे सब चीजें लिखने की बात है। एएलयू, रजिस्टर, रोम, रैम, डाटाबेस ये सब होते हैं। रोम्स में ऑपरेटिंग माइक्रो प्रोग्राम होता है। रोम से ही में ऑपरेटिंग माइक्रो प्रोग्राम होता है। ये चीज अभी मैं इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसमें बायोस वगैरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system program that combines the separately compiled module of a program into form suitable for execution। एक ऐसा निकाय जो दो अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है कहलाता है, वो कहलाता है असेंबलर, लिंकिंग लोडर, क्रॉस कंपाइलर, लोड एंड गो। दोस्तों है ये लिंकिंग लोडर होता है। दोस्तों असेंबलर जो हाई असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और लिंकिंग क्रॉस अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को ये जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग क्रॉस कंपाइलर दोस्तों क्या होता है? ये भी जो है ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा को लो लेवल लैंग्वेज में मतलब दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस कंपाइलर भी यही काम करता है, दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है दोस्तों वो है इंटरप्रिएटर, असेंबलर और कंपाइलर। ध्यान रखिएगा, ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन्स इज अ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन होता है एक लो पावर जनरेटर होता है, हाई पावर ओसिलेटर होता है, लो गेन एम्पलीफायर होता है कि नॉट एन ओसिलेटर होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, लो पावर जनरेटर होता है। ये कैसा होता है? लो पावर जनरेटर होता है। देखिए रिफ्लेक्स क्लिस्टोन होता है एक लो पावर जनरेटर, कम शक्ति का जनरेटर, माइक्रोवेव के दोलन में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूज फ्लिप फ्लॉप विद द प्रोपगेशन डिले टाइम ऑफ द 15 ns each। द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम फॉर चेंज ऑफ स्टेट विल बी। एक 4 बिट तुल्यकालिक फ्लिप का उपयोग कर काउंटर 15 नैनोसेकंड प्रत्येक प्रचार में देरी समय के साथ फ्लॉप अवस्था के परिवर्तन के लिए अधिकतम कम समय हो सकता है। 15 ns की 30 ns की 45 की 60 ns। दोस्तों इसका ऑप्शन 15 चौको 60 मीन्स दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीके से निकलता है। इसका 60 ऑप्शन सही होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके निकलता है। एक आप फार्मूला लिखिए, मतलब अधिकतम कम समय के लिए हम निकालना चाहें, अधिकतम कम समय के लिए निकालना चाहें तो तुल्यकालिक फ्लिप और काउंटर, तुल्यकालिक फ्लिप जिसे कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर, तुल्यकालिक फ्लिप क्या होता है? एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर यहां पर लिख देता हूं इनटू एसिंक्रोनस नहीं दोस्तों थोड़ी सी फार्मूला में गलती हो रही है। एसिंक्रोनस फ्लिप लिखो, ठीक है। फिर यहां पे लगा लीजिए इसका, ये यहां पे क्रॉस लगा दीजिए। एसिंक्रोनस फ्लिप इनटू काउंटर, मतलब कि कितना है हमारे पास, कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है और इसको 15 से हमको गुणा करना है। देखिए ये दिया हुआ है और ये यहां पे ये और ये, ठीक है। इसको 15 से गुणा करना है तो कितना आएगा? ये आएगा 60 ns नैनो सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये फार्मूला यदि आपको याद है दोस्तों, एसिंक्रोनस फ्लिप इनटू काउंटर, तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा भी गया है, ये भी बात आपको मैं बता दूं, ठीक है। बार बार घुमा फिरा के पूछा गया और बहुत सिंपल सा होता है।
हाउ मेनी बिट आर द यूज इन द डाटा बस ऑफ 8085? 8085 का एक डाटा बस में कितनी बिट का इस्तेमाल किया जाता है? 7, 8, 9, 16। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। कितने बिट का? 8085 का एक डाटा बस में 8 बिट इस्तेमाल होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर 8085, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो अब बताने जा रहा हूं। 8085 या 64 बिट 64 के मेमोरी, 64 के मेमोरी रजिस्टर एड्रेस कर सकता है। मेमोरी रजिस्टर एड्रेस कर सकता है। 8085 की चिप की संख्या कितनी होती है? अगर मैं इसके चिप की संख्या की बात करूं दोस्तों, इसकी चिप की संख्या कितनी होती है? वो होती है 40 पिन। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार एक क्वेश्चन ये वाला दोस्तों 64 के मेमोरी एड्रेस 40 पिन, ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल से रट डालिएगा इसको, ठीक है, कहीं से भी इसमें गलती ना होने पाए। रिलेटेड टू द कंप्यूटर व्हाट इज वेटवेयर? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सर्किटरी होता है, कि ह्यूमन ब्रेन होता है, कि केमिकल स्टोरेज डिवाइस होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ह्यूमन ब्रेन होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर होता है। जैविक कंप्यूटर भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जैविक। लिख लीजिए, जैविक कंप्यूटर। जैविक कंप्यूटर कहलाता है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन, मतलब किसका? जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? न्यूरो कंप्यूटर। न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों एक बीटेक में बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसपे जो है न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ाया जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों, बहुत मजा आता है पढ़ने। ये वहीं से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो यूथ पब्लिकेशन से मैंने लिया है। हाँ, एक मेरे प्री स्टूडेंट का दोस्तों आज मैंने कमेंट देखा है कि उन्होंने ये बोला कि सर आप घटना चक्र वाला प्रैक्टिस सेट भी आप यूज करिए। तो दोस्तों मैं उसको भी यूज करूंगा, आप टेंशन मुक्त रहिए। मैं घटना चक्र वाला भी परचेज करके लाता हूं, उसको भी मैं यूज करूंगा आपके सामने प्रोवाइड। यदि ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर देना है दोस्तों। ये मुझे आपके कमेंट मोटिवेट करता है। देखिए आपके कमेंट को मैं वीडियो में भी बोलता हूं और उसी अकॉर्डिंग एक कमेंट ओरिएंटेड क्लास आपकी मैं चलाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।